Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to learn second poem of Class 10 NCERT, Fire and Ice, written by Robert Frost. First, let's know about the poet Robert Frost. He is an American poet. Frost was honored several times during his lifetime. He is 4 times recipient of Pulitzer Prize. Very famous for the poems like Stopping by the Woods on a Snowy Evening, Road Not Taken, Mending Wall, Birches, Fire and Ice, and so on. Even you can say that he was one of the best poet of 20th century. So now let's go towards the longest poem of the syllabus. Oh, just kidding. Okay. The shortest but very meaningful. So, first of all, let's understand the theme of this poem. The theme of this poem is how the world will end. Here, the poet has given the title Fire and Ice. Fire means आग, आइस मीन्स बर्फ. अब हम देखने जाए ओके तो ये दुनिया आग से भी ख़त्म हो सकती है. अगर हम देखें दिन ब दिन जो टेम्परेचर में ओके जो बढ़ोतरी हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के असर देखी जा सकती है, फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनिक इरप्शन है, तो शायद ये दुनिया उससे भी नष्ट हो सकती है. दूसरा है आइस. आइस में भी उतनी ताकत है. टेम्परेचर अगर बहुत ही नीचे गिर जाता है, अगर सन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अर्थ जो है वो भी हमारी पूरी फ्रीज़ हो सकती है. सो शायद दुनिया उससे भी एंड हो सकती है. कहने का मतलब कि फायर और आइस दोनों में ही अपने आप में ही अपनी ताकतें है. फायर भी उतना ही ताकतवर है जितना कि आइस. तो ये जो पोएम है, दिस इज़ नॉट जस्ट ऑन द लिटरल मीनिंग्स, दिस इज़ दिस सिम्बॉलिक पोएम. ओके, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी सिम्बॉलिक पोएम है. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर का जो मीनिंग दिया है, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर. सो फायर इट स्टैंड्स फॉर डिज़ायर. दूसरा कुछ हो ना हो, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं बहुत होती हैं. एंड एक्चुअली द फ्रॉस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स that fire also stands for greed, conflict, fury, cruelty. Desire, इच्छाएं होना बुरी बात नहीं है. Any humans will have the desires. लेकिन यही इच्छाएं अगर लिमिट से बाहर हो जाए, okay? अगर यही इच्छाएं लिमिट से बाहर हो जाए तो या तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. ओके, इफ़ दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल देन वही इच्छाएं विनाश का कारण भी बन सकती हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी होती है. अगर फायर भी अपने लिमिट में होता है तो उसके बहुत सारे के बेनिफिट्स है, बहुत सारे उसके यूज़फुलनेस है. लेकिन अगर फायर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ जलाकर खाक कर देता है. सो वो है फायर. तो फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर. अब देखते हैं आइस. हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ एक्सप्लेन द सिम्बॉलिक ऑफ आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. हियर लाइक इवन ही सेज दैट आइस स्टैंड्स फॉर insensitivity, coldness of heart, intolerance, indifferences, rigidity, and etc. So, my dear students, there are symbolic used in this poem Fire and Ice. So, let's study the poem line by line. Now, we'll go with the poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. Now, here the poet does not explain, okay, does not share his views, but he says that
Some say, some means here people, लोग, ओके क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ओके। और हमने ऑलरेडी हम सिंबॉलिक स्टडी कर चुके हैं, तो फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। ह्यूमन्स, ओके, हैव लॉट ऑफ डिज़ायर्स, देयर डिज़ायर्स आर एंडलेस, एंड टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स, वो जब अपनी इच्छाएं पूरे करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को हर्ट करेगा। अपने आप को खुश करने के लिए वो दूसरों को हर्ट करेगा, एंड ही विल ट्राई टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स, ओके। वो अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, लेकिन वो दूसरी चीज़ भी कहता है कि सम से इन आइस। तो यहाँ पर भी हमने सिंबॉलिक स्टडी किया है। आइस का मीनिंग है, आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, बिकॉज पीपल विल शो देयर हेट्रेड एंड टूवर्ड्स अदर पीपल, मीन्स लोग अपना हेट्रेड दूसरे लोगों की तरफ दिखाएंगे, और उन्हें पता है कि हेट्रेड भी इनफ है। सो शायद, ओके, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हेट्रेड से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस टू लाइन्स। लेट्स गो द नेक्स्ट लाइन। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर आता है आई मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट। वो कहते हैं पोएट गिव्स हिज, इन दीज टू लाइन्स पोएट गिव्स हिज ओन ओपिनियन, एंड ही सेज दैट आई हैव ऑल्सो सीन दिस अर्थ एंड द पीपल, ओके। मैं भी इस दुनिया में रहा हूँ, मैंने भी यहाँ पर लोगों को देखा है, एंड द पीपल, आई टू हैव लीव्ड द लाइफ, I too have desires. So he says that I hold with those, okay, means I go with those who favor fire, okay. From what I have tasted of desire, okay, मैंने क्या समझा है, okay, desire से, and मैं उन लोगों को सपोर्ट करूँगा, मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा जो फायर को फेवर करते हैं, ओके। एंड फायर दैट इज़ डिज़ायर, जो डिज़ायर को फेवर करते हैं। सो आई होप that you have understood the first stanza about the views of the people, लोगों के व्यूज़, और पोइट यहाँ पर अपने खुद के व्यूज़ भी देते हैं about how the world will end. I hope you have understood the first stanza. Let's go on the second stanza. But if it had to perish twice, perish means destroy, okay, die. बट इफ इट मीन्स अर्थ, अगर इस दुनिया को दो बार, ओके, डिस्ट्रॉय होना हो, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया में, ओके, अब यहाँ पर वो अपने ओपिनियन देते हैं। आई नो दैट हाउ हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय दिस अर्थ, तो मुझे पता है कि इस दुनिया में हेट्रेड भी, ओके, इनफ है। लोग एक दूसरे से कितनी नफ़रतें करते हैं, तो वो भी पोइट को भली भांति पता है। पोइट कहते हैं कि मुझे ये पता है यहाँ पर, ओके, आपस में एक दूसरे से लोग कितनी नफ़रतें करते हैं, लोग कितनी एक दूसरे की तरफ घृणा रखते हैं, तो हेट्रेड भी काफ़ी है, ओके। सो ही सेज हेट्रेड इज़ ऑल्सो इनफ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ice is also great, okay, ice is also great. So to say that for destruction ice, okay, ice हमने मीनिंग लिया है hatred भी, and would suffice, sufficient है, okay, suffice का मीनिंग है sufficient है, hatred भी काफ़ी है। of course आज आप देखो हर इंसान को दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं, ओके, एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड रहती है, तो वो भी शायद काफ़ी है इस पृथ्वी को, ओके, डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो बहुत ही सिंपल एंड सोबर एंड द वेरी शॉर्ट पोएम, बट येट वेरी मीनिंगफुल, ओके, हैज़ अ डीप मीनिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, what it tries to convey. So let's try to understand the literary devices used in this poem and the rhyming scheme. First, in the first line, if we see, some say the world will end in fire, some say in ice.
जो पहली लाइन है इसमें आप देख सकते हो कि स कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, सो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड. ओके, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड. दूसरी फिगर ऑफ स्पीच जो है सम से रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, दैट इज स्टैंड्स फॉर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच. ओके, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल हुई है. ओके, एनाफोरा. नेक्स्ट, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. नाउ हियर the repetition of vowel sound o, o. Okay, the repetition of vowel sound stands for assonance figure of speech. Okay, assonance. Okay, assonance figure of speech is used in the fourth line. And here if you see, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. Here no full stop comma is given in these three line. So here the enjambment figure of speech literary device is used. Enjambment. Okay, enjambment figure of speech is used. So these are the literary devices used in the poem. Now let's work upon the rhyming scheme of the poem. Fire, A. Desire, A. Fire, A. Ice, B. Twice, B. Ice, B. Suffice, B. Hate, C. Great, C. So the rhyming scheme of the poem is A, B, A, A, B, C, B, C, B. Okay, so these are the rhyming scheme of the poem. So I hope you have understood the poem, my dear friends. If you really enjoyed watching this video, then please एक like तो बनता ही है. And for similar type of videos, for further videos, please subscribe my YouTube channel and share with your friends. Thank you so much.